हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और ये सीरीज हमारी चल रही है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें आज का हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत फेमस है। उसका नाम है यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके शब्द देखिए, प्रोग्राम यानी ऐसे कुछ ये इनिशिएटिव ले रहा है जिससे हम इस अर्थ को, ग्लोब को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। किसके लिए? सस्टेनेबिलिटी के लिए। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनिंग द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ऐसी ग्रोथ जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की लाइफ को भी सिक्योर कर पाए। और ये लाइफ सिक्योर कैसे होगी? जब तक हम रिसोर्स का कंजर्वेशन नहीं करेंगे। रिसोर्स के कंजर्वेशन से क्या होगा? इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होगा। इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करने से हम बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन कर पाएंगे। बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन से इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, और इकोलॉजिकल बैलेंस से क्या होगा? जो हम अपनी हेल्दी लाइफ को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक पर्पस है किसका? यूएनईपी का। और ध्यान रखिए, यूएनईपी यूएनओ की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। आपने ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने होंगे जो काफी अच्छा एफर्ट लगा रही हैं, जैसे आईयूसीएन, ये सभी। लेकिन ये जो है यूएनईपी, ये कैसी है? ये है आपकी यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी। अब देखो इसका टारगेट क्या है। ये यूएन के अंडर में रहकर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करती है। ये बात सही है। और यूएन के अंतर्गत ये क्या काम कर रही है? ये इन्वायरमेंटल एजेंडा तय कर रही है। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। इसका पर्पस क्या है? सस्टेनेबिलिटी, यानी ऐसा डेवलपमेंट जो कॉन्टिन्यू रहे। ऐसा नहीं कि आज हमने 4 रोटी खा ली, कल का हमें अता पता ही नहीं है। यानी ऐसा हो कि थोड़ा थोड़ा हमारा ग्रोथ चलता रहे, जिससे हम इस अर्थ को लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय दुनिया में 2 ही टॉपिक बहुत चर्चे में है, एक टेररिज्म, एक इन्वायरमेंट। पहले टेररिज्म टॉप पे था और इन्वायरमेंट सेकेंडरी था। इस समय इतना हमने इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को डिग्रेड कर दिया है कि इन्वायरमेंट का टॉपिक टॉप प्रायोरिटी पे आ गया है और टेररिज्म वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सेकेंडरी हो गए हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा, ये कहां पर है? नैरोबी। नैरोबी कहां है? एक अफ्रीकन कंट्री है। जिनको ना पता हो तो मैं बता दूं, बहुत से लोग जो इस क्लास को देख रहे होंगे वो क्रिकेट लवर होंगे। एक टाइम एक केनिया की क्रिकेट टीम आती थी, और आती थी क्या मतलब, अब नहीं है। वहां का क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो चुका है। और सोचिए, इतनी पॉपुलर टीम थी कि 2003 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, वो ये टीम सेमीफाइनल खेली थी इंडिया के अगेंस्ट। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था स्टॉकहोम समिट के बाद हुआ था। अब ये स्टॉकहोम समिट क्या थी? देखिए हुआ क्या, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने केवल क्वांटिटेटिव ग्रोथ पर फोकस किया, क्वालिटेटिव ग्रोथ को हमने इग्नोर किया। कहोगे सर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होती है? मैं इसको एक एग्जांपल से बेटर तरीके से आपको समझा सकता हूं। जैसे आपको भूख लगी हो और आपके दोस्त को भूख लगी हो, आप केवल पेट भरने के लिए खा रहे हो, कुछ भी मिल जाए खा लिया, बस पेट भर जाए। अल्टीमेटली आपका दोस्त वो देख रहा है भाई खाने की क्वालिटी क्या है, इस खाने में ऑयल तो ज्यादा नहीं है, इस खाने में स्पाइसी ज्यादा नहीं है, साफ सफाई से बनाया गया नहीं बनाया गया है। तो उसने क्वालिटी को अपनी टॉप प्रायोरिटी रखा और मैंने क्वांटिटी को। तो जो क्वांटिटी वाला रखेगा तो डेफिनेटली उसके हेल्थ पर निगेटिव असर पड़ेगा। ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंट के साथ हुआ कि जब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया तो हमने क्वांटिटेटिव ग्रोथ पे फोकस किया और इन्वायरमेंटल इश्यू को इग्नोर किया।
ये समय आते आते जब 1970 का डिकेड आया, तब इन्वायरमेंट पोल्यूशन इतनी ज्यादा हो गया कि उसमें एक समिट की गई, इसे बोलते हैं स्टॉकहोम समिट। इसी में एक कॉन्सेप्ट आया, लिमिट ऑफ ग्रोथ। ये कहा गया कि भाई ग्रोथ की भी तो एक लिमिट होगी ना, हम इसके बियॉन्ड जाकर इस अर्थ को हम शूट आउट कर देंगे। शूट आउट मतलब इस अर्थ के रिसोर्स को इतनी जल्दी हम खत्म कर देंगे कि ये अर्थ बचेगी ही नहीं। जैसे एक टाइगर को नेचर ने इतना कैपेबल नहीं बनाया है कि वो सबको हंट कर ले। अगर ऐसा कैपेबल बनाता तो शेर का नेचर होता केवल हंट करना। जरूरी नहीं कि उसको भूख हो तभी वो शिकार करेगा। कई बार शेर के बगल से कोई नॉर्मल जानवर गुजर जाए तब भी वो उसे मार देता है। ध्यान दिया आपने कई बार डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी में। तो हमें इतना भी एफिशिएंट नहीं बनाना है किसी को कि अर्थ ही ना बचे। तो नेचर का एक बैलेंस है, हम उस नेचर के बैलेंस को ना बिगाड़ें, यानी इस अर्थ के रिसोर्स को इतना ही यूज करें जितनी हमारी जरूरत है। इसी पर गांधी जी का एक कोट मुझे याद आता है कि अर्थ हमारी इतनी कैपेबल है कि सबके नीड्स को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक पर्सन की ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती। यानी लालच की कोई सीमा नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, हमारा पर्पस यही होना चाहिए। अब देखो क्या है, हमें ऐसी पॉलिसी को प्रमोट करना है जो इन्वायरमेंट को लेकर पूरे ग्लोब को एक यूनिट के रूप में समझे। यानी अगर हम इंडिविजुअल होकर सोचेंगे, जैसे अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज ही नहीं है। सोचो अमेरिकन भी सोचते होंगे किसको हमने चुन लिया। तो बात वही है। अब देखो, अभी रेसिप्रोकल टैक्स लगा, टैरिफ लगा, उस पर आप देख रहे हो, पहले लगा दिया फिर 90 दिन का रिलीज दे दिया। यानी ये कुल मिला क्या थी, प्रेशर पॉलिटिक्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर पॉलिटिक्स, यानी दबाव बनाने की नीति कि लोग हमसे डरे। तो ये ध्यान रखेंगे, हमें इन्वायरमेंट को एक सिंगल अर्थ को एक सिंगल यूनिट मानकर हमें पॉलिसीज बनानी होंगी। देखो लिखा भी है, इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और क्या करना, हमें कंजर्वेशन एफर्ट लगाना है। यानी हमें पॉलिसी बनाने के साथ साथ हमें उसको इंप्लीमेंट इस तरह करना है कि नेचर को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। ये ठीक है। इसके की फोकस एरिया कौन से हैं? भाई क्लाइमेट चेंज तो आज की डेट में सभी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस एरिया है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट। भाई इकोसिस्टम को ऐसे मैनेज करना है कि वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। अब देखो डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब समझिए। अब कहीं पर कोई डिजास्टर आ गया और यहां पे बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए, उससे रिसोर्स की कमी हो गई। तो जब रिसोर्स की कमी होगी तो जो पावरफुल लोग हैं वो रिसोर्स पे कब्जा करेंगे, और गरीब लोग यानी जो मार्जिनलाइज क्लास है उनको हम अलग कर देते हैं। इससे क्या होगा, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा। देखिए इन्वायरमेंट को आप सोसाइटी से कैसे जोड़ सकते हैं, और ये आप अपने आसपास देख सकते हो, चाहे कॉन्गो का इशू हो, चाहे फिलिस्तीन में देख लीजिए, जहां पर रिसोर्स की कमी होगी वहां पर नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होंगे। आप अफगानिस्तान देख लीजिए, तो जहां जहां पे रिसोर्स की प्रॉब्लम होगी, रिसोर्स क्या है, नेचर, और उस पर फिर क्या होंगे, पावरफुल लोग उस पर होल्ड करना चाहते हैं, और जहां होल्डन के नेचर आ जाएगा वहां पे सोसाइटी में डिवीजन पैदा होगा। डिवीजन पैदा होगा तो थॉट एंड थिंकिंग में डिफरेंसेस पैदा होंगे, और यही डिफरेंस किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती है। तो समझ गए, इसके लिए इन्वायरमेंट को गवर्नेंस करना पड़ेगा, हमें ऐसे करना पड़ेगा जिससे नेचर को हम अच्छे से समझ सके। अब देखो रिसोर्स एफिशिएंसी, यानी जिस कमरे में आप बैठे हैं
उसी कमरे की लाइट जलाएं। रेड लाइट पे खड़े हैं तो गाड़ी का इंजन बंद कर दे। ये क्या है? रिसोर्स की एफिशिएंसी है, यानी जितनी जरूरत है उतना हम करें। ऐसा नहीं कि रह रहे हो 20 कमरे के बंगलों में और सारे कमरों की लाइट जल रही है। हो सकता है आप इतने सक्षम हो कि आपके पास इतने रिसोर्स हैं, लेकिन अगर आप उसको बचाएंगे तो वो रिसोर्स किसी और व्यक्ति को मिल सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है यूरोपियन कंट्री डेनमार्क और नॉर्वे। वहां पे एक रूल है कि आप अगर होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जितना खाना ऑर्डर करते हैं आप उसको खाकर जाना होगा। उस खाने को आप फेंक नहीं सकते, भले ही ने आप उसके लिए पे आउट कर दिया है, तब भी पे करने के बाद भी आप उस खाना को फेंक नहीं सकते। तो ये क्या है? ये रिसोर्स का कंजर्वेशन है, एफिशिएंसी है। यानी हम पैसा है तो ऐसा नहीं कि रिसोर्स का वेस्टेज करेंगे। केमिकल और वेस्टेज इसको नहीं फैलाएंगे, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा लॉस होता है। एनवायरनमेंट को हम रिव्यू करेंगे कि हम कितना लॉस कर रहे हैं इसको। वही देखो आ गया, इंटरनेशनल हम कन्वेंशन करेंगे। जो यूएनईपी का हेडक्वार्टर है वो साइट्स को मिनीमाटा, देखो यहां पे एक टर्म्स आया है मिनीमाटा डिजीज या मिनीमाटा कन्वेंशन। जापान में एक बीमारी फैली थी जो होती मिनीमाटा। हुआ क्या था, वहां की जो सी है, वाटर बॉडी है, उसमें mercury की क्वांटिटी बढ़ गई और उन वहां पे जो फिश थी उन्होंने उस mercury को कंज्यूम कर लिया और उस फिश को जिन लोगों ने खाया उनके बॉडी में ये mercury पहुंच गया। इसी से इस बीमारी का नाम पड़ा, क्योंकि मिनीमाटा सिटी है वहां पे, इसी से पड़ा मिनीमाटा डिजीज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और मैंने कई बार बोला है ये क्लास केवल यूपीएससी को ध्यान में रख के नहीं बनाई जा रही है। अगर आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं, लाइक स्टेट पीसीएस, चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, सभी में ये इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखेंगे इसमें क्या होगा। इसमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें इनोवेशन लाना होगा, और वो इनोवेशन कैसे आएगा? रिसर्च और साइंस के द्वारा। जैसे जब कोरोना फैला तो अगर हमारे पास इतनी एक्सपर्ट टीम नहीं होती तो कैसे हम बचा पाते? तो ध्यान रखेंगे हमें इनोवेशन लाना होगा, हमें रिसर्च करनी होगी और इसके लिए चाहिए फंड। तो क्या आ गया, साइंस भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। यानी जब तक हमारे पास, अब जो चाहिए, इंडिया में इतनी बीमारियां हैं लेकिन मेडिसिन कहां बनती हैं? यूएस बेस्ड कंपनी इसका पेटेंट करवाती हैं, क्योंकि वहां की कंपनियां फंड खर्च करती हैं, इस पे नए नए रिसर्च करती हैं। इसीलिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें फंड की जरूरत तो पड़ेगी। देखो आ गया, रिसर्च है तो फंड है, फंड होगा तभी भी है, तभी तो हम लोग क्लीन इन्वायरमेंटल टेक्निक को डेवलप कर पाएंगे। इसके बाद अब आते हैं हम लोग आगे, क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट हो, प्राइवेट एजेंसी शामिल हो सकती है, एनजीओ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा इंडिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, और यह फंड हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक फिक्स अमाउंट खर्च करना पड़ता है। किसके लिए? सोसाइटी के इनहेंस के लिए, बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो हम उसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी खर्च कर सकते हैं। इसके साथ हम कुछ ट्रीटी कर सकते हैं इंटरनेशनल, और हम उस ग्रुप को जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको अवेयर करने के लिए, उसके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम कुछ अवार्ड्स दे सकते हैं, जैसे इक्वेटर अवार्ड, विट्सनरी अवार्ड, इंडिया में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, सलीम अली अवार्ड। तो इससे क्या होगा, लोगों की जो एफर्ट है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, जिससे हम इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब यूएनईपी के कुछ एफर्ट लगाए जा रहे हैं, क्लीन अप द वर्ल्ड, यानी हम इस विश्व को कैसे साफ
यानी क्लीन रख सकते हैं, जिससे लाइफ को लंबे समय तक सस्टेन किया जा सके। बिलियन ट्री कैंपेन, देखो इस चीज से काफी फायदा हुआ है। आप देखोगे इंडिया में भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करती है जिससे नए पेड़ लगाने को इनिशिएटिव मिलता है। इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का आप इनिशिएटिव ऐड कर सकते हैं, जिसने एक साल में 36 करोड़ पेड़ लगाए। सोचिए, मैं ये नहीं कहता ये सारे पेड़ सरवाइव कर जाएंगे, अगर इसमें से 50-60% भी सरवाइव कर गए तो सोचिए आगे आने वाले 10-15 सालों के अंदर कितना हरा भरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो इसके साथ क्या है कि हम क्लाइमेट के लिए सपोर्ट करें। हम कई सारे इनिशिएटिव चला रहे हैं इन्वायरमेंट को लेकर। उसके साथ ये कुछ रिपोर्ट निकालती, कौन? यूएनईपी। और रिपोर्ट पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है। कहने का मतलब ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, ये रिपोर्ट निकालती हर 4 साल में, कौन? यूएनईपी। एमिशन गैप रिपोर्ट, जैसे हम फॉसिल फ्यूल का एमिशन करते हैं उससे टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, इन सब बातों के बारे में पता लगता है, ताकि हम लोग क्लीन टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर सके। आगे चलते हम लोग बायोडायवर्सिटी आउटलुक, यानी बायोडायवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन का। ग्लोबल एयर क्वालिटी, इसी से निकलता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो पूरी दुनिया के लिए भी निकलता है और इंडिया के लिए भी निकलता है। इसमें सिटीज को रैंकिंग दी जाती है, कौन कितना पोल्यूटेड सिटी है, जिसमें कई बार कानपुर आता है, कई बार दिल्ली आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी बातें आपको पता लगी। सोचिए इसको आप कितने अच्छे से, अगर मेंस में आए तब भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यूएनईपी क्या करता है? क्रिटिकल ग्लोबल रोल ट्रैकिंग इन्वायरमेंट चैलेंजेस, यानी इन्वायरमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रेटिफाई करना, उनके लिए इनिशिएटिव करना और उनको मिटिगेट करना। ये सारे हम एक साथ कर सकते हैं। अब देखो इसी में आएगा सस्टेनेबल पॉलिसीज आएंगे, अवेयरनेस हम फैलाएंगे, क्लाइमेट एक्शन लेंगे। वो तीनों है, पहले हम पॉलिसी बनाएंगे, फिर पॉलिसी के बारे में जागरूक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस पर एक्शन लेंगे। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इस क्लास को जरूर देखिए, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन की गई है क्लास आप लोग के लिए। ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी में हेल्प करेगी और हमारा फाउंडेशन बैच 2026 के लिए स्टार्ट हो चुका है। इसमें जितने फीचर दिए गए हैं उनको आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमारी टीम से दिए गए कॉन्टेक्ट नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि कोर्स आराम से आप जल्दी जल्दी इनरोल कराएं और इस कोर्स का बेनिफिट ले पाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।